हेलो दोस्तों, आज एपिसोड 27 के सवालों के जवाब के बारे में बातें करेंगे, जिसका टाइटल था घर के काम के साथ स्टडी कैसे मेंटेन करें और कैसे बांटें दिन के 24 घंटों को। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं मैं आपको फटाफट पढ़ के सुनाती हूँ। पहला, हाय दी, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दो। मेरे ससुर को कर्जा हो गया था तो उन्होंने कर्जा निपटाने के लिए घर बेच दिया और जो थोड़ा बहुत पैसे बचे उससे दूसरा घर लेने के लिए डाउन पेमेंट कर दी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ईएमआई भरनी है वो मेरे देवर और मेरे पति को मिलकर भरनी है, जो बहुत भारी पड़ रही है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। अभी सास ससुर बिंदास होकर घूम फिर रहे हैं और हमको टेंशन दे दी है। लोन का पीरियड टाइम 15 साल तक का है, क्या करें? दी प्लीज़ आंसर करना, बहुत परेशानी हो रही है। 12,000 का ईएमआई है और हस्बैंड 20,000 कमाते हैं। हमारी एक बच्ची भी है, वो भी स्कूल जाती है। कैसे सास ससुर को मना करें? हमें ज़बरदस्ती इस प्रॉब्लम में डाला गया है। माँ बाप हैं इसलिए मेरे पति और देवर भी कुछ नहीं बोलते। प्लीज़ सोल्यूशन ज़रूर दीजिए। अभी अगले मंथ से ईएमआई स्टार्ट होने वाली है। ठीक। सेकंड, सब कुछ सही है बट जिनके छोटे बेबी हैं, साथ में पूरा काम भी करना है, वो कैसे करें? आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग। ठीक। अगला, मेरी शादी को 15 साल हुए हैं। शादी के बाद पति को मेरी कमाई भी चाहिए। पापा ने मेरे बच्चों के नाम पर जो लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो भी उनको ले लेना है। घर की छोटी बड़ी चीज़ें भी मेरे पापा से मंगवानी है और कभी हमारा साथ नहीं दिया, ना सिक्योरिटी दी, ना रिस्पेक्ट, ना वैल्यू। अब तक कर करके लास्ट 1 साल से मैंने और पापा ने साथ देना बंद किया है, तो अब उनको डिवोर्स चाहिए। 6 महीने से अलग रहने चले गए हैं। मैं और 2 किड्स अलग सर्वाइव कर रहे हैं। अब डिवोर्स दूं या क्या करूं? क्या हस्बैंड को कभी हमारी वैल्यू होगी? क्या वापस आएंगे? सो सैड। चलो, नेक्स्ट आया है पति से रिलेटेड। मेरे हस्बैंड भी आपके हस्बैंड के जैसे हैं, बहुत अच्छे, और जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम पड़ जाए। लेकिन मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। मैं एक लड़के से प्यार करती थी। उसकी मुझे 2-4 महीने में इतनी याद आती है कि मुझे बहुत रोना आता है। मैं बहुत व्यस्त भी हूँ सिलाई करते टाइम, व्यस्त भी हूँ। मैं बहुत व्यस्त भी हूँ, सिलाई करते टाइम गाने सुनती हूँ, तब उसकी याद आ जाती है। कैसे भुलाऊँ, क्या करूँ? मैंने पहले जो कमेंट किया था उसका जवाब आपकी वीडियो से मिल गया। आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, लेकिन आप जब हमारा कमेंट पढ़ के उसका आंसर देती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। यही सोच के मैंने शुरू किया था। मैम, क्या कोई ऐसा वर्क है जो वर्क फ्रॉम होम हो और बिना पैसे के, जिसे हम अपना खर्च निकल जाए? प्लीज़ हेल्प मी मैम। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउस एक्सपेंसेस। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। वेरी नाइस एंड हेल्पफुल वीडियो मैम। जिनके बच्चे नहीं हैं या ना होने की पॉसिबिलिटी हो, वो लेडीज़ फैमिली और सोसाइटी को कैसे फेस करें? क्या बोलें जब लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं क्या? प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। अब है जी, टाइम टेबल ठीक ठीक है लेकिन बेबीज़ बहुत छोटे हैं, ना रात को 1 बजे से पहले सोते हैं, बहुत बर्डन है कैरियर को लेके। अब है जी, वेरी हेल्पफुल वीडियो दीदी, सही टाइम पर मिला है। मेरी 15 मंथ की बेबी है, पूरा दिन मम्मी मम्मी कहती है, घर के काम करके थक जाती हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता, कैसे पढ़ाई में मन लगाऊँ? नेक्स्ट, मैं तो अकेली रहती हूँ फैमिली से, बस हस्बैंड का साथ है। मैं चाहूँ करना तो कर भी सकती हूँ पर 2 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी है। हस्बैंड का इतना सा भी सपोर्ट नहीं है। कई बार हिम्मत कर गई, दोबारा पढ़ने की कोशिश करी पर नहीं हो पाई सफल। बच्चे ही सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस होते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि अगर फैमिली सपोर्टिव है तो कितनी ही भागम भागो आप कर सकते हैं, वहीं अगर फैमिली सपोर्ट में ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। बच्चों की वजह से 2-2 दिन तक हेयर कॉम नहीं हो पाता, बाकी चीज़ें तो दूसरी दुनिया से हैं, समझो। एक आया है जी, दी आपने सही बताया बट फैमिली में वर्क उनके हिसाब से करना होता है। जब मैं काम करती हूँ तो अभी नहीं, बाद में करना। जब पढ़ने बैठो कोई काम ना हो तब भी नया काम आ ही जाता है, उस पर बच्चों के पीछे काफ़ी टाइम जाता है। ये हैं जी एपिसोड 27 के ऐसे प्रश्न जिस पर जवाब देना है। साथ में कुछ लोगों ने ये तारीफ़ लिखी है कि उनको सही टाइम पे वीडियो मिल गया, वो कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और उनको फ़ायदा हुआ, तो आई एम ग्लैड कि मेरी कोशिश कामयाब हुई। और कुछ लोगों ने सिर्फ मेरे लिए कुछ अप्रिसिएशन भरे शब्द लिखे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो इन सारे क्वेश्चंस में जो मेन बात निकल के आ रही है, जो मुझे दिख रही है, अलग अलग वाले तो हैं ही, लेकिन एक आ रही है कि छोटे बच्चे या जॉइंट फैमिली में टाइम टेबल बनाना और फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक, बाकी अलग अलग जो हैं वो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। तो चलिए इन सारी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आओ बहन
बातें करें। सबसे पहला प्रश्न जिसमें माँ बाप पे कर्जा हुआ, उन्होंने लोन के लिए घर बेचा, बचे हुए से नए घर की डाउन पेमेंट कर दी और ईएमआई अब दोनों भाइयों पर आ गई। तो देखो इस केस में मुझे माँ बाप, अब जो आप कह रहे हो कि वो बिंदास घूम फिर रहे हैं, मुझे उनकी इतनी सी भी गलती नज़र नहीं आ रही। दूसरी चीज़, अभी आपको 12,000 की ईएमआई लग रहा है, लेकिन आपका पास अपना मकान होगा। अब सोचो अगर आप किराए पे निकल जाओ, वो घर भी आपके पास ना रहे, तो 10,000 का 8,000 का आप मकान किराए का लोगे और लगातार पैसे भरोगे, उसके बाद भी आपके सिर पे छत नहीं होगी। तो ये कम से कम फेवर आपको कर दिया उन्होंने कि एक छत आपके सिर पर आ गई। ईएमआई भर रहे हो 12,000, लेकिन आपका अपना घर होगा, कम से कम ये तसल्ली आपको हो गई। और रही बात इसकी कि 20,000 कमा रहे हैं, उसमें से 12,000 ईएमआई कैसे दें। तो देखो अगर ये बात होती हमारे खुद के डिसीजन लेने की, तो शायद हम थोड़ी देर रुकते, इतनी हिम्मत ना जुटा पाते कि मकान लें। शायद आप पूरे जीवन ना चुका मतलब बना पाएँ 20,000 की तनख्वाह में, अगर इस हिसाब से चलेंगे तो। लेकिन अब आपके ससुर ने डाउन पेमेंट करके एक चीज़ माना कि आपके मतलब शब्दों में कहूँ तो आपके गले में डाल दी है जिम्मेदारी। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते कहीं ना कहीं आप एक अपने घर की छत के नीचे बैठने लायक हो जाओगे। किराए का भी घर लोगे तो इससे कुछ कम ही आएगा, ठीक है ना। 4-5 हज़ार का तो मिलेगा नहीं, मिल भी जाए तो आप जो ईएमआई वाला घर ले रहे हो कम से कम उससे बेटर होगा। दोनों भाई मिल के दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें देवर कुछ ना दे रहा होता, आपके ऊपर सारा पड़ जाता, तब असली परेशानी खड़ी हो जाती। लेकिन अच्छा है, कम से कम एक शुरुआत उन्होंने कर दी बड़ों ने। रही बात इसकी कि 8,000 में घर कैसे चलाएं, तो 8,000 में अगर घर नहीं चल रहा किसी भी तरीके से, तो फिर आपको ज़रूरत है अपनी इनकम बढ़ाने की। आपके हस्बैंड अपने काम में अगर बढ़ा सकते हैं तो वो हाथ पैर मारें, आप कुछ कमा सकती हैं तो आप करें, बाकी घर के खर्चों में से निचोड़ें। लेकिन मकान इतनी आसानी से नहीं बनते, मिडिल क्लास लोगों के पूरा जीवन लग जाता है अपने सिर पे अपनी छत लाने में। तो आपको कुछ कड़े और ठोस कदम उठाने होते हैं, तभी सही टाइम पे घर बन पाता है। तो ये आपके हित में उन्होंने करा है, ये आप उनको निगेटिवली मत लो। और आर्थिक स्थिति से निकलना कैसे है, अब इसमें सोचो कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप बचा नहीं पाओगे, ईएमआई दोगे, अपना सर्वाइवल करोगे, इतना हो सकता है। हाँ, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस, ये चीज़ें ज़रूर ले लेना, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत आए, कोई बुरा समय आए, तो आप उस झटके को संभाल जाओ। ये मैं कहूँगी इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर लेना, एक छोटा सा ही सही लेकिन एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि अड़ी भिड़ी में कोई बीमारी हारी हो तो आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो ये ना हो कि जी आपके पास 2 रुपये भी बच ही नहीं रहे, तो आप कहाँ से करोगे। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा अर्निंग के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। आप करो कोई काम जो आप कर सकती हो, या आपके हस्बैंड जिस भी जॉब में है, जिस भी काम में है, वहाँ कोशिश करें कैसे भी करके कि क्या कैसे कहाँ से पैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस दिशा में सोचोगे कि हमें ये 12,000 तो देने ही है, प्लस अपनी अर्निंग बढ़ानी है, तो विश्वास करो आपको रास्ते नज़र आएंगे। और अगर आप ये सोच के बैठोगे कि अब 8,000 में घर तो चलना नहीं, ये 12,000 हमें खल रहे हैं, ये ना होते तो हम कर जाते, तो आपको फिर वही वही नज़र आता रहेगा, लूप में फंस जाओगे। ये सोच के चलो 12,000 तो हम अपने घर पे मतलब सुरक्षा के लिए अपनी ही खर्च कर रहे हैं, ये ठीक है, खर्चा हो रहा है। अब बचे बाकी के, तो हमें इसमें घर खर्च कैसे चलाना है, और अगर नहीं तो फिर कमाई हमारी बढ़ेगी कैसे, उस तरफ सोचो। अब यहाँ से कल्पना छोड़ दो, तो एनर्जी अपनी शिफ्ट करो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, नए रास्ते ढूंढो तो मिलेंगे। अब जो लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं, जिनमें कि छोटे बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, फुल जिम्मेदारी हमारी है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके लिए कि अगर पढ़ाई का तो छोड़ो, नॉर्मल लाइफ भी या कुछ भी वो अपने लिए नहीं कर पा रही। कहने का मतलब बच्चों की वजह से आपका टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा। इस वाली बात में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे 5 साल से भी छोटे हैं, 5 भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 3 या 4 साल से वो छोटे हैं, तब आपको सारे काम धंधे सेकंड प्रायोरिटी पर रख के, आपका प्रायोरिटी उस टाइम तक बच्चा होता है, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो अपना ध्यान रख सके या कुछ भी आप उसे बड़ों वाली चीज़ें सिखा पाओ। अभी वो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा, ठीक है। तब तक आप उसे जी लगा के खूब प्यार करो, घर संभले ना संभले, आप तैयार हो ना
हो जाओ बहुत बढ़िया है, नहीं भी हो तो इस टाइम पे ये टाइम आप मान के चलो कि ये स्पेशल टाइम होता है। इसको आप पूरी ज़िंदगी से कंपेयर मत करो। कई बार ऐसा लग रहा होता है उन 3-4 सालों में कि लाइफ ऐसे ही ना कट जाए, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है कि एक्चुअल में इतनी बड़ी खुशी आई है कि हमारी औलाद हुई है, लेकिन क्योंकि हम पहले जैसी लाइफ नहीं जी पा रहे, पूरा दिन हो जाता है। जैसे एक कमेंट में आया कि 2-2 दिन बालों में कंघा नहीं फिर रहा, तो और चीज़ें तो क्या ही करें, अपना ही मेंटेन। तो उस टाइम पे बस आपको सिर्फ इतना समझाना है। इस पे मैंने लिव लाइफ ईजी पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कि छोटे बच्चे के साथ खुद को कैसे संभालो। तो उसमें आपको सिर्फ इतना समझाना है कि ये परमानेंट नहीं है, ये फेज़ टेम्परेरी है 3 से 4 साल का, और स्पेशली 2-2.5 साल तक का जब बच्चा होता है तब स्पेशल आपको एक बार को खुद को भूल जाती है औरत, वो बिल्कुल बच्चे में ही रम जाती है। लेकिन इट इज़ ओके, और यही होना है, वो आपका और आपके बच्चे का। मैं अब कह सकती हूँ मेरी बेटियाँ 11 साल की हो गई, जब तक वो 5 या 6 साल की रही हैं ना, 6 भी नहीं, मैं तो कहूँगी जब 5 साल तक की थी, सच में यार वो गोल्डन टाइम होता है मातृत्व का। जितना क्लोज बच्चा उस टाइम आपके होता है ना, और आप चाहे मजबूरी में चाहे कैसे, जितना आप सारी दुनिया से कट के अपने बच्चे में खो जाते हो उस टाइम पे, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ना, आप चाह के भी वो वाइब, वो बॉन्ड अपना और बच्चे का जो उस टाइम पे होता है, वो रिक्रिएट नहीं कर पाते। तो ये गोल्डन टाइम होता है। इसको बजाय परेशान होने के कि इस टाइम मेरा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, भाड़ में गया टाइम टेबल। इस टाइम आप अपने बच्चे के साथ जो सही लग रहा है वो करो, उसके साथ जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, एंड दैट इज़ फाइन। नहीं तैयार हो पा रहे, कोई बात नहीं। घर नहीं साफ़ हो रहा, कोई बात नहीं। नहीं बन रहे 56 भोग, कोई बात नहीं। ठीक है, न्यूट्रिशन वाला ताज़ा खाना घर का 3 टाइम अगर बन रहा है, घर ठीक ठाक साफ़ हो रहा है, इतना गंदा नहीं हो रहा कि लोग बीमार पड़ने लगे, धुले हुए कपड़े आप पहन रहे हो, इट इज़ ओके। और जब आप इतना कर लोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे, तो आप अपने बाल भी अगर आप सोच लो कि नहीं मुझे बनाने तो हैं ही, तो आप बना भी लोगे, और नहीं भी बने कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई छोटे बच्चों की बात। जब वो बड़े हो जाएंगे बनेगा टाइम टेबल। लेकिन जिनका ये है कि हस्बैंड बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, और बच्चे जो हैं वो हो भी गए 8-10 साल के, अब उनका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, क्योंकि घर की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मैं मानती हूँ कि जब कोई एक व्यक्ति घर में होता है अवेलेबल, और सारी जिम्मेदारी उस पे होती हैं, तो उसे ऐसा ही लगता है कि अगर मैंने ना किया तो ये काम होगा ही नहीं, और वो अपने बहुत इच्छा वाली चीज़ें भी छोड़ देता है कि मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं ना हुई तो ये नहीं होगा। ठीक, उस पे आपने FB पे आई एम श्योर एक कहानी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी थी, है ना। और मैं उस कहानी को पढ़ के ना मैं यही कहती, देखो एग्जैक्ट यही वाली बात मेरे को लगती है। आप कहानी क्या थी, देखो कहानी में एक सहेली अपनी दूसरी सहेली के हस्बैंड को फ़ोन करती है क्योंकि उसकी सहेली की डेथ हो गई। अब उसकी जो सहेली ख़त्म हुई थी, जो उसकी सहेली की मृत्यु हुई थी, वो अपने पीहर की शादियों में भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि कभी उसकी सास के घुटने का ऑपरेशन था, कभी बच्चों के एग्ज़ाम थे, वो किट्टी में नहीं आती थी। वो इनकी जब वुमेन ट्रिप वो अपनी प्लान करते थे उसमें नहीं गई, कि कभी उसके हस्बैंड का टूर है, कभी मेरे बेटे के पेपर हैं, कभी किसी रिश्तेदारी में शादी है नंद के यहाँ या जो खास होते हैं। तो वो अक्सर अपनी मर्जी वाली जगह भी, कहने का मतलब, छोड़ दिया करती थी, क्योंकि घर में बीमार सास ससुर थे और उनकी जिम्मेदारी उन पे थी, और उसके हस्बैंड का टूर वाला जॉब था। अब वो उसकी सहेली मर जाती है, तो वो अपने सहेली के उसके हस्बैंड को फ़ोन करती हैं, तो बड़ा घबरा के फ़ोन करती है वो लेडी कि पता नहीं कैसे और क्या ही पूछूंगी, जब वो उसके रहते रहते इतनी परेशान थी, तो अब वो है नहीं, पता नहीं घर कैसा मल रहा होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली उसके हस्बैंड जो है वो बिल्कुल काम एंड कंपोज थे, गोल्फ खेलने गए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई माँ बाबूजी का ध्यान कौन रख रहा है और आप कैसे संभाल रहे हो खुद को, ये वो। तो उन्होंने सिंपल कि एक उन्होंने फुल टाइम का नौकर घर में रखा, वो बाहर का सामान वामान भी ला देता है और उनको भी देख लेता है, माता पिता की भी देखभाल कर लेता है, जो भी उनको चाहिए वो दे देता है, कपड़े वपड़े बदलना या कुछ और जो भी उनको सेवा चाहिए। साथ में एक कुक रख लिया, वो खाना बना देता है, और एक मेड रख ली, वो जो है घर की साफ़ सफाई कर देती है उसके लिए। तो कुल मिला के उन्होंने
3 बंदे रख लिए, उनकी जो पत्नी काम करती थी उसके लिए, जब एक भी नहीं था शायद। और अब अपनी टूर जॉब कैसे करते हैं कि उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया इसी शहर में, तो ईज़िली मैनेज हो गया सब कुछ उस बंदी के बिना जो उसकी धुरी थी। उसको ऐसा लगता था और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी स्वाहा कर दी थी कि अगर मैं ना हुई यहाँ पे तो ये 2 दिन, जिसको अपनी ज़िंदगी से 2 दिन नहीं मिल रहे थे, वो अपनी ज़िंदगी पूरी छोड़ के चली गई, ख़त्म हो गई। अब वो बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी नहीं आएगी वापस। और जो ज़िम्मेदारियाँ उसको रोके हुई थी, वो ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल स्मूथली पूरी हो रही हैं। तो अगर वो कोशिश करती जीते जी, या अपनी इस बात पे आती कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी से 2 दिन भी नहीं ले पा रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ी खींचातानी होती। लेकिन जब उसके हस्बैंड ने उसके मरने के बाद सब कुछ अरेंज कर लिया आराम से, तो उसके जीते जी भी ये चीज़ें हो सकती थी ना। तो यहाँ पे इस कहानी को जो सुनाने का वो है कि जिनको लगता है कि मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है घर की, मैं ना हुई तो ये नहीं होगा, ये उन्हीं लोगों के लिए है ये कहानी। कि मेरे को शुरू से ये लगता है इस कहानी को पढ़ने से पहले ही कि भले मैं आज कितने भी काम कर रही हूँ, भले मैं आज कुछ भी अपने जुड़े हुए रिश्तों के लिए कितने भी एफ़र्ट्स डाल रही हूँ, या फिर मेरे ऊपर मुझे महसूस होता है कि मुझे जीना है क्योंकि मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, या नहीं मैं नहीं आराम कर सकती क्योंकि मुझे ये काम करना है, वो ठीक है। लेकिन अगर आज मेरी आँखें मिच जाएँ, तो क्या कल से दुनिया रुक जाएगी? नहीं, वो चलती रहेगी और कुछ दिन बाद मैं याद भी नहीं रहूँगी लोगों को। तो सबका यही हश्र होना है, जाना सबको है, और किसी के जाने के बाद दुनिया नहीं रुकती। ये फैक्ट आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन आप औरों के साथ जो बना के चलना है, उनके लिए जो सेवा करनी है, उनके लिए जो अवेलेबल रहना है आपको, उसके साथ सबसे पहले अपने लिए तो अवेलेबल हो जाओ। अगर अपनी लाइफ में से आपको 2 दिन तो क्या, आप अपने लिए 2 घंटे नहीं निकाल पा रहे, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी आपके पास 535 कारण हैं कि मेरे पास ये ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी है। तो अगर आप अपनी लाइफ से अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आप किसी और का भी ध्यान जो है वो रख रहे हो, तो कहीं न कहीं चूक हो रही है इसमें, है ना? और एक बात है ना, जो कोट होता है कि सबके हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो आपकी इज़्ज़त भी नहीं होगी। तो ये ऐसा नहीं है बाहर वालों के लिए है, घर में भी ये चीज़ लागू होती है। अगर आप हमेशा अवेलेबल किसी के लिए हो, है ना? तो आदमी उसको घर के फर्नीचर की तरह मानने लगता है कि इसको कोई कुछ नहीं चाहिए, जब हमें ज़रूरत होगी ये बंदा या बंदी हाज़िर रहेगी, बदले में इसको कुछ नहीं चाहिए, इसका अपना कुछ है ही नहीं। तो एक सेल्फलेस कहते हैं रिश्ता निभाना, निस्वार्थ भावना, ये वो ठीक है, लेकिन वो निस्वार्थ भावना महानता के लिए होती है। वो निस्वार्थ भावना इसलिए नहीं होती कि आपको कोई डोरमैट बना के यूज़ करता रहे, उसे पता ही ना चले कि आपको भी कोई तकलीफ़ है। तो अगर आप अपनी लाइफ में, कहने का मतलब एंजॉय कर रहे हो, तो ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में बिज़ी रह के, सबका ध्यान रख के, सबकी केयर करके आपको इसी में खुशी मिलती है, आपको कोई शिकायत नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए और लाइफ से, तो वेरी गुड, आप कंटेंट फील कर रहे हो, है ना? लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मेरे ये ज़िम्मेदारी ना होती तो मैं 1 घंटा म्यूज़िक सीख लेती, या अगर मेरी ये ज़िम्मेदारी ना होती मैं 2 घंटे पढ़ाई कर लेती, या मैं यहाँ उलझी हुई हूँ, अरे मुझे तो फलां एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, या ये मेरी हॉबी है, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मैं तो पेंटिंग के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही, या मुझे तैयार होना अच्छा लगता है, मैं तैयार ही नहीं हो पा रही क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये ज़िम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होंगी, और अगर आप अपनी लाइफ में से अपने लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते, तो फिर आपका मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल कहना चाहिए बेकार है। और आपको दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपनी खुशी को बिल्कुल खुद स्वाहा करके बैठे हो। सबसे पहले आपको अपनी खुशी के लिए स्टैंड लेना सीखना होएगा, तब कोई दूसरा सुनेगा। अगर आप किसी के लिए अवेलेबल हो, सब कुछ उसके हाथ में दे रहे हो, सारी चीज़ें उसको करके दे रहे हो, सारा उसका ध्यान रख रहे हो, तो जिस दिन आप 1 घंटे के लिए भी हटोगे तो भैया उसके तो पेट में दर्द होगा कि एक फ्री का नौकर हट गया। ठीक है? लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ से जो चाहिए वो सच में चाहिए, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट करने होंगे। अब बात करते हैं कि जो जॉइंट फैमिली है, कि काम करते हैं, उस टाइम पे कहते हैं कि बाद में कर लेना, और जैसे ही पढ़ने बैठो तो नए-नए काम जो हैं वो याद आ जाते हैं।
ठीक है। तो अगेन जो मैं पहले बात कर रही हूँ वही वाली बात है कि आपको एक बार स्टैंड लेके खुद ये बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये इतने बजे से इतने बजे तक मैं पढ़ने की सोच रही हूँ, इतने में मेरा बच्चा सोता है इस टाइम पे। तो अगर अब नहीं करवा रहे हो, मान लीजिए कुछ भी है कि अगर इस टाइम मैं कर रही हूँ, अगर आपको अभी नहीं चाहिए तो फिर 2 घंटे से पहले मैं नहीं आऊँगी किचन में, मुझे तैयारी करनी है। अब इसके बाद क्या होगा, नॉर्मली इसके बाद क्या होगा, मुँह बनेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके पढ़ने बैठते ही वो झनक पटक करके खुद काम करने लग जाएं, शोर मचाना शुरू कर दें। तो आपको उसके लिए पक्का रहना पड़ेगा कि भैया मैं करके दे रही थी, मैं 1 बजे खाना बना के दे रही हूँ, किसी को 1 बजे नहीं खाना। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ने बैठी हूँ, खाना खा के खुद 1:30 बजे तुरंत 1:35 पे किसी को भूख लग गई तो नहीं, या तो मैं 1 बजे बना के रख दूंगी वो खाना है, या फिर मैं जब पढ़ के उठूंगी 2:30 बजे 3 बजे तब खाना है। आपको एक बार क्लियर कर देना है, फिर वो झनक पटक करें कुछ करें, आपको अपनी बात पे अड़े रहना है। तो फिर धीरे धीरे आदमी को समझ में आ जाएगी। लेकिन हाँ, अपना पढ़ने का समय, अपना निजी समय वो वास्तव में ऐसे ही टाइम पे शेड्यूल करो जब दूसरों के, मान लीजिए 1 बजे 12:30 से 1:30 बजे तक नॉर्मल घरों में लंच किया जाता है। अब आप बना लो कि मैं 12 बजे से 2 बजे तक तो मैं पढ़ाई करूँगी, तो फिर गलती आपकी होएगी ना उसमें। ठीक, नॉर्मली ये है कि भाई 2 बजे तक सब खाना खा लें, बर्तन मंजे नहीं मंजे, तो मैं 2 बजे से 4 बजे तक मेरा बच्चा सोएगा, या 3 बजे से 5 बजे तक मेरा बच्चा सोएगा, तो मैं किचन साफ़ करके अपना 3 से 5 पढ़ूंगी, उस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सुबह हेक्टिक होता है बहुत ज़्यादा शेड्यूल, तो सुबह का यही है कि भाई सुबह का नाश्ता बन जाए, सबका, सब ऑफिस जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं या सास ससुर को नाश्ता पानी चाहिए, वो आपने जी लगा के 2-3 घंटे सुबह का काम कर लिया, बढ़िया। 2-3 घंटे में आपका खाना नाश्ता कपड़े सफाई सब निपट जाता आराम से। ठीक, उसके बाद फिर आपके पास 2 घंटे मिलते हैं, 1-2 सब्जेक्ट का आप तब रख लो, या जो भी आपको करना है उन 1-2 घंटे में। मैं बताऊँ, आप सुबह जब उठते हो आपको लगभग 11 बजे से लेके 12 साढ़े 12 तक का आपको टाइम, और अगर कोई जल्दी लंच करता है तो भी 10:30-11 बजे से लेके 12:30 तक का, नहीं तो 12 बजे तक का। और अगर आप 1:30 नहीं भी निकालते ना, 1 घंटा कम से कम बिल्कुल फ्री बचता है। अगर आपने खूब अच्छे से सफाई कर ली, खूब अच्छे से कपड़े भी धो लिए सब कुछ, तो भी आपका 11 बजे तक आराम से काम निपट जाएगा। और 11 से 12 फिर आपके पास 1 घंटा है, फिर अपना लंच बना लो। लंच बनाने के बाद टाइम बचता है बर्तन का, तभी धो दो, नहीं बचता उसके बाद फिर 2-2.5 घंटा मिलता है, तब पढ़ लो। फिर शाम को उठो, चाय नाश्ता स्नैक्स जो सबको देने हैं वो दे दो, डिनर की प्रिपरेशन कर लो, अगले दिन की थोड़ी बहुत तैयारी कर लो, हाथ के हाथ लगे लगे उसी टाइम डिनर का बनाते रहो, अगले दिन की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर दो। उससे क्या होएगा कि आपका डिनर का टाइम जो है वो सब खा लेंगे तो टाइम से निपट जाएगा। फिर आपके पास, जैसे मैं एडिटिंग के लिए निकालती हूँ 9:30-10 बजे के बाद 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। अगर आपके यहाँ खाना लेट खाया जाता है तो छोटे बच्चों को आप 7 साढ़े 7 बजे तक अपना खाना खिला दो, फिर बड़े लोग जो 10 बजे तक खाने वाले हैं तो आपके पास ये बीच का टाइम बच जाएगा 7:30-8 से लेके 10 बजे तक का, क्यों सब्जी आपकी बनी हुई है, रोटी रोटी सेकनी रह गई। तो थोड़ा सा ना, मतलब ये देखना है, ये नहीं होता कि इनके घर में ऐसा हो रहा है तो मैं भी यही करूं तभी मेरा काम बनेगा, या फलां के घर में जल्दी खा रहे हैं मेरे घर में देर खा रहे हैं मैं कैसे करूं। हर रूटीन में फॉलो करने लायक चीज़ें होती हैं, सिर्फ आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना है कि मेरे पति किस टाइम आते हैं या मेरे सास ससुर किस टाइम खाना खाते हैं, सब अलग अलग टाइम पे खा रहे हैं या एक टाइम पे खा रहे हैं, उसके बीच में आपको प्रिसाइजली देखना कहाँ से टाइम निकल सकता है। हर टाइम पिक्चर परफेक्ट घर रखने की कोशिश करो मत, अगर आपको साइड से टाइम निकालना है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक बंदी वो है जो हर चीज़, एक एक चीज़ उठा उठा के तुरंत रख रही है, किसी ने ये सिलवट डाली वो इसे ही सही करके अच्छे से यहाँ तुरंत कपड़ा मार दिया, किसी का यहाँ एक कागज़ गिर गया वो तुरंत झाड़ू लेके चल दी, तो उसको टाइम नहीं मिलेगा, पूरा दिन वो लगी रहेगी क्योंकि उसको उसी काम में मज़ा भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई कह रहा है, ये नेचर होता है हर एक का। लेकिन अगर आपको निकालने हैं 2-3-4 घंटे अपने उसी शेड्यूल में से, साथ में घर की जिम्मेदारियां भी निभानी है, तो आप यही करोगे। भाई रात को एक राउंड लगा दिया, चीज़ें जगह पर रख दी, सुबह सफाई कर दी। अब आप मेरे को देखो ना, मतलब मान लो 6 से 7 घंटे जॉब, ठीक है, 2.5 से 3 घंटा एडिटिंग लगती है डेली, उसमें शूट भी करना है, काम कैमरे के साथ करके करो, थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ ना, कि मैं
4 आइटम नहीं बना रही खाने के, मुझे ताज़ा खाना है, मैं ये सोचती हूँ, तो 1 सब्ज़ी 1 रोटी बना रहे हैं। अब मान लीजिए आपके यहाँ ऐसे नहीं खाते, आपका कुकिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप जॉब पे नहीं हो, तो वो 6-7 घंटे जो वहाँ मैं दे रही हूँ, अगर आप उसमें से थोड़ा-सा धीरे भी उठ रहे हो, देर में उठ रहे हो या थोड़ा स्लो भी काम कर रहे हो, यार 6-7 घंटे बहुत होते हैं। वो सोच के देखो कि हमारे जा कहाँ रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से सोचोगे ना कि मेरे एक्चुअली घंटे ख़त्म कहाँ हो रहे हैं, किस चीज़ में खर्च हो रहे हैं, और उनमें से अगर मैं इस टाइम ये ना करके ये कर लूँ तो मेरे वहाँ बच जाएंगे। मान लीजिए आपका 11 से 12 का टाइम कुछ ऐसा है कि वो आपका कपड़े धोने में या किसी चीज़ में आपने जब ध्यान से बैठ के देखा तो आपको समझ में आया कि वो जा रहा है वहाँ पर टाइम, है ना? तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि यार ये कपड़े जो हैं, कई बार मैं क्या करती हूँ कि सुबह मेरे को लोड लगाना है, तो मैं सुबह मेरे पास टाइम कम लगे तो कपड़े छाँटने में, सीधे उल्टे करने में, इसमें जो टाइम लगता है वो मैं रात को करके मशीन में लगा देती हूँ। तो सुबह मशीन का क्या काम बचा, सिर्फ बटन दबाया, डिटर्जेंट डाला, हो गया काम, है ना? तो आपको एक लिमिटेड टाइम स्लॉट लेके चलना है कि भाई मुझे इतने में सारे बेसिक काम निपटाने हैं, इतना घंटा मुझे निकालना है। उस बीच में अगर कोई ऊल-जूल काम बताता है, आप मना कर दो कि मैं पढ़ रही हूँ, 1 घंटे बाद कर दूँगी। उतनी देर में भी किसी को आफत मच रही है, कर लिए, अगर वो कर रहे हैं और चैपे-चैपे कर भी रहे हैं तो उसके लिए थोड़े से बहरे हो जाओ, क्योंकि आप कहीं न कहीं बिल्कुल सही कर रहे हो, अपनी सारी ज़िम्मेदारी निभा रहे हो। थोड़ी-सी बात अगर कोई फिर भी सुना के चल रहा है ना, तो उसका मुँह बंद करने के लिए आप तुरंत अपनी किताब बंद करी और चल दिए किचन में या चल दिए उसका ऑर्डर बजाने, तो भई नहीं पढ़ पाओगे। और रही बात ये कि जी अपने ससुराल के या परिवार लोगों के मैं सुख में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, तो वो आप सुख में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अगर वो सपोर्ट करें आपको तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं सपोर्ट करते आपकी पढ़ाई में या आपकी जो भी सीखने की इच्छा है उसमें, तो कहीं न कहीं अगर आप वो सीख जाते हो अपने दम पे भी, तो अगर आपकी कल को कोई अर्निंग होगी, कहीं नौकरी लगेगी या आप किसी अपना बिज़नेस कुछ शुरू कर लेते हो कोई चीज़ सीख के, तो उस अर्निंग को आप कहीं कहाँ ही ले जाओगे? उसी घर में अपने पति, अपने बच्चों की भलाई में ही खर्च करोगे ना। तो अल्टीमेटली आप कर रहे हो अपने परिवार के लिए ही वो भी, ठीक है? अपने व्यक्तित्व का तो है ही कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन घूम फिर के उसमें भी आपके परिवार का ही फ़ायदा छुपा है। तो अगर शॉर्ट टर्म में उनको थोड़ा-सा ट्रबल हो रहा है, थोड़ा-सा एक परमानेंट नौकर को 2 घंटे छुट्टी देनी पड़ रही है उन्हें, उसमें भी उन्हें डिस्कम्फ़र्ट लग रहा है, तो उनको डिस्कम्फ़र्ट वो लेने दो। मेरे हिसाब से ये टेम्परेरी है, ये भी चीज़ एक बार आपका कहीं पे सेट हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा या कोई स्किल सीख रहे हो वो हो जाएगी, तो उसका भी फ़ायदा घूम फिर के फैमिली को ही मिलना है। तो अल्टीमेटली वो भी खुश ही रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे इस चीज़ से। अब चलते हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स की तरफ से वन बाय वन जो मुझे बात करनी पड़ेगी कि उनकी शादी को जिनको 15 साल हुए थे और उनके हस्बैंड पैसे के पीछे हैं, और जब उनके पापा ने और उन्होंने पैसे से सपोर्ट करना बंद कर दिया, देन वो अलग रहने चले गए। तो देखो आपके हस्बैंड क्या करते हैं, यानी कि वो मुझे समझ में नहीं आया, वो आपके पैसे पे डिपेंड है। और अगर एक बात ये होती है कि चलो हमारा भी है तो हमारे पति का ही है, वहाँ तक मैं मान रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ले रहे हैं लेने दो, लेके भी कहाँ जाएंगे, हैं वो भी तो हमारे ही हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेकिन गलत क्या लग रहा है आपकी कहानी में कि जब आपने पैसे देने बंद करे तो वो आपको छोड़ के चले गए। अब यहाँ पर प्रूव हो गया कि वो आपके लिए थे ही नहीं, आपके साथ आपके पैसे के पीछे थे। तो ऐसे आदमी जब वो खुद ही छोड़ के जा रहा है, तो अगर वो वापस आ भी जाएगा तो आप टेक्निकली सोचो कि आपका उसमें कुछ हित है। एक इमोशनल वो है कि वो आपके बच्चों के पिता हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ पैसे के लिए ही आपसे जुड़े हुए थे और अब वो चले गए, तो उसमें आपका फाइनेंशियली कोई नुकसान नहीं है। ठीक, अब वो डिवोर्स भी आप नहीं कह रही, जबकि ट्रबल आप फेस कर रहे हो, डिवोर्स भी सामने से अगला खुद मांग रहा है, तो इसका मतलब आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ऐसे आदमी के पीछे आप क्यों अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो? ठीक, आपने ऑलरेडी इतने साल जो हैं वो ख़राब कर दिए, लेकिन अगर सामने से ही कमी भी खुद में ही है, छोड़ के भी खुद ही जा रहे हैं, डिवोर्स भी खुद ही मांग रहे हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अब आप हाथ पैर जोड़ के या फिर डिवोर्स नहीं दूंगी ये कह के रुकोगे भी, तो भी वो आगे आपका यही रखेंगे जो चल रहा था। तो ये रिश्ता मेरे हिसाब से जो मुझे पढ़ के लग रहा है वो ओवर हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। बाकी अगर आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है आपके हस्बैंड से, सिर्फ मुद्दा पैसे का ही है, तो लेट इट बी। पैसा आपका है या उनका है, मिलके दोनों को ही खर्च करना है, दोनों के बच्चे हैं, घूम फिर के उन्हीं के काम आना है।
तो अगर बात यह है कि वैसे सब कुछ ठीक है, बस मुद्दा पैसे का है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, साथ में रहें। लेकिन अगर वो आपसे पैसे लेके फिर आपको हिसाब दे नहीं रहे, कहाँ खर्च हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा, सिर्फ आपसे लिए जा रहे हैं और उड़ाए जा रहे हैं, और जब आपने मना करा तो चले गए, तो फिर भाई जाने ही दो। फिर ऐसे रिश्ते को रोकना कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आया है मिस्टर हस्बैंड जो है वो मुझे वैल्यू नहीं देते, वो वाला। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे पाएं पति से प्यार और सम्मान, तो उसमें बड़े ट्राइड और टेस्टेड सारे मैंने तरीके बताए थे जिनसे सच में आपके पति आपका सम्मान करेंगे और आपको प्यार भी करेंगे, जिसकी आप हकदार हो। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो वो ज़रूर देख लेना। और अगला जो कमेंट था ये कि उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तुलना की थी उन्होंने मेरे हस्बैंड से कि आपके हस्बैंड की तरह हैं, लेकिन ये शादी से पहले किसी से प्यार करती थी लड़के से, और अब उन्हें उनकी याद आती है, बहुत व्यस्त रहती हैं तो गाने सुनती हैं तो उसकी याद आती है, रोना आता है। एंड ये है कि बताओ मैं क्या करूं। ठीक, तो भाई इसमें मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ। पहले भी बात यही आई थी जब किसी ने अपनी सहेली की बात की थी। अब इनके बच्चे हैं या नहीं है इन्होंने ये नहीं मेंशन किया, लेकिन 17 साल हो गए, देखो शादी को 17 साल हो चुके, और शादी के 17 साल बाद शादी से पहले वाला जो प्यार याद आ रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक, बिल्कुल इमोशनलेस मैं नहीं हूँ। मैं ये कहूँ कि ये चीज़ें होती ही नहीं। देखो प्यार मोहब्बत इश्क मुश्क होता है, लोग जान भी दे देते हैं, मैं मानती हूँ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, लेकिन मुझे उसी की स्ट्रॉन्गनेस पे ये नहीं समझ में आता। जब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारी किसी के साथ जुड़ी हुई है तो ईश्वर की मर्जी के ही चलिए, मैं तो कहूँ ना उसने बेवफाई की ना हमने बेवफाई की, लेकिन हमारी शादी नहीं हुई, हमारा रिश्ता कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर अब हमारा रिश्ता उनसे हो ना हो, हमारी फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम शादी के बाद भी, शादी के 17 साल बाद भी उनकी यादों में डूबे हुए हैं, रो रहे हैं, मतलब आंसू निकल रहे हैं, यानी कि फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो हम शादी के लिए क्यों माने। चलिए मान लिया शादी के लिए मान गए किसी मजबूरी में, ठीक है। अब आपकी जब फीलिंग इतनी ज़्यादा किसी बंदे के साथ जुड़ी हुई हैं, दूसरे आदमी के साथ फिर बच्चे कैसे पैदा हो गए, यानी आपकी फीलिंग वहाँ भी जुड़ी हुई है। अगर आप अब इतने अच्छे पति हैं आपके जो बता रहे हो, आप मन से भी अगर किसी दूसरे के बारे में विचार ऐसे रख रहे हो, तो क्या उस अच्छे आदमी की अच्छाई के साथ आप गलत नहीं कर रहे। लेकिन आप तो मतलब रो रहे हो, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। तो फिर मतलब एक होता है कि मेरे को, मान लो हम स्टेज पे चढ़े बचपन में, हमारे साथ कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई या बहुत अच्छी हुई, तालियां बजी, कभी हम साइकिल से गिर गए, कभी कोई हमसे गलती हुई हमने अपने माँ बाप से छुपा ली, या कभी हमारी किसी बहुत बड़ी गलती पे हमारी मार पड़ गई, या हमारे साथ कोई और बुरी दुर्घटना हुई, हमारा कोई बहुत प्यारा अजीज़ दोस्त या रिश्तेदार, दादी वादी होती है बच्चों की या बड़ों की, जब समझो एक्सपायर हो गई, कुछ होते हैं, हमारी माँ बाप, मेरी माँ गई थी, अभी तक मैं भूल नहीं पा रही हूँ। हम क्या भूलते हैं, हमें सब याद रहता है। तो जो आपका रिश्ता था, खूबसूरत रिश्ता था शादी से पहले, ठीक है, आपने दिलो जान से प्यार किया, ठीक है, अब आप शादी में आ गई तो वो ख़त्म हो गया। ये आपको समझना चाहिए, किसी और को बताने की बात ही नहीं है, ये आपको खुद समझना चाहिए। जिस दिन आपने फेरे लिए, आप शादी में आ गए, एक बार को आप शादी में परेशान होती, दुखी हो रही होती, टॉर्चर हो रही होती, तो आदमी दुख में फिर भी सोचता है कि यार कितना अच्छा था वो, उससे ही शादी कर लेती, यहाँ पे ये कर। आपके पति अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, इसका मतलब आपको अच्छाई राशि नहीं आ रही उनकी। अभी वो अगर बुरे होने लग जाएं या उनको कोई पता लगेगा इस चीज़ का, तो भले वो आपको, मान लो अच्छे होने के नाते वो आपको कहे ना कुछ, लेकिन उनको कितना बुरा फील होगा, आपने कभी सोचा है। तो ये है ना, ये कि उनके गाने सुनने से, अब मैं आपके प्रैक्टिकली इस पे आऊँ कि मैं गाने सुनती हूँ तो याद आती है, मत सुनो गाने, भजन सुनो जिसमें इशक मुशक और दिल प्रेम व्रेम की बातें ना हो, भगवान की बातें हो। मोटिवेशन की सुनो, मोटिवेशन गीत सुनो, चालीसा सुनो, अमृतवाणी सुनो, मत सुनो फिल्मी गाने जिनमें दिल प्रेम प्यार यही सब भरा पड़ा है। हो सकता है उन गानों में कभी आप उनके साथ रही हो, वो गाने आप सुन रहे हो, तो आप कर क्यों रहे हो ऐसी चीज़ें जिनसे उसकी याद आए। याद करके करोगे क्या, दो नावों में सवारी,
ये हर तरीके से गलत है, एथिकली भी, सामाजिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। आपको एक तरफ हमेशा डर ये रहेगा मेरे पति को पता चल गया मेरी इस फीलिंग के बारे में तो कितना बुरा लगेगा, आप खुद भी टॉर्चर हो रही हो, आपको खुद में भी गिल्ट आ ही रहा होगा। तो ये तो भाई हर तरीके से नुकसान का सौदा है। उसे पर्पजली भूलने की कोशिश करोगे वो और ज़्यादा याद आएंगी। जस्ट एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी लाइफ का एक हिस्सा था, किसी चीज़ पे, उसके किसी गाने पे, उसकी मिलती जुलती कोई आपकी याद थी, उससे जुड़ा हुआ अभी कुछ हो गया, आपको एक याद आई और आपने ऐसे याद किया कि हाँ यार क्या अच्छा लड़का था, या क्या हाँ ऐसा हुआ था। भले आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, आपके अपने दिमाग में आया एंड चला गया। इतनी होती है। जैसे हमारे बचपन की, माँ बाप की, भाई बहनों की, कॉलेज के दोस्तों की यादें रहती हैं, वैसे ही एक प्रेमी की याद भी हो सकती है कि आई और चली गई। ये थोड़ी है कि हम उसको लेके रोने बैठ जाएंगे। तो इन इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो, ये शोभा नहीं देते। और ये आपकी जो भी इज्जत होगी ना समाज में उसको ले डूबेगा। आपका ये इमोशन कहीं नहीं ले जाएगा आपको। तो इससे पल्ला झाड़ो, व्यस्त रहो, सच में व्यस्त रहो, दिमाग से भी। अगर आप सिलाई करते टाइम भी उसको याद रख रहे हो ना, इसका मतलब सिलाई आपका फोर्टे बन गया। कुछ अलग डिज़ाइन बनाओ, कुछ भारी वो लो पैटर्न बनाने में जिसमें आपका दिमाग एक्चुअली घुसे। देखें उसकी याद कैसे आ जाएगी। आपका पूरा दिमाग उसमें लगा रहेगा, कहाँ से काटूँ, कहाँ से सिलूँ, कौन सा कपड़ा कहाँ लगाऊँ। तो चैलेंजेस दो अपने दिमाग को ताकि आपका दिमाग एक्चुअल में व्यस्त रहे। जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी मशीन की तरह काम कर रही होती है। एक्चुअल में हमारा दिमाग बिजी नहीं होता, हमारा दिमाग खाली चल रहा होता है पता नहीं कहाँ कहाँ। तो कुछ नए काम पकड़ो जिसमें एक्चुअल में आपका दिमाग खर्च हो, कोई नई भाषा सीखो, कुछ भी करो। तो पर्पजली, और ये इसलिए नहीं मैं उसे भुलाना चाह रही हूँ, बार बार आप उसे ही याद कर रहे हो। ठीक है, तो ये बातें टीनेजर बच्चों को शोभा देती हैं, और एक 30-40 ईयर में जो चल रहा है बंदा उसको शोभा नहीं देती बिल्कुल। उसको इतनी समझ आ जाती है कि इन बातों में कुछ रखा नहीं है और ये इमोशंस जो हैं वो कंट्रोलेबल हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। कोई ऐसा काम जो वर्क फ्रॉम होम हो, बिना पैसे के, ट्यूशन पढ़ा लो, सिलाई कर लो, दोनों में कोई पैसा नहीं लगता और आराम से आपका जो है काम हो जाएगा। नहीं तो ये है ऑनलाइन तो, खैर मैं मतलब इतने ज़्यादा मुझे प्लेटफॉर्म्स वगैरह का इतना आइडिया नहीं है कि कौन वैलिड है और कौन नहीं। और जो सोशल मीडिया से पैसे कमाने का वो है, वो एक लंबा रास्ता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो यूनिक है और लोगों को पसंद आएगा तो आप वो कर सकते हो, वो भी एक अर्निंग हो जाती है। ठीक है जी, अब अगले पे चलते हैं जी हम। हाँ, घर के काम करके थक जाती हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता। ये वाला शायद आज लास्ट है इसका। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो करना तो चाहती हैं, माइंड मेकअप कर लिया, लेकिन इतने घर के सारे काम निपटते हैं, इतने आप जाते हो थक, तो उसके लिए आपको ज़रूरत, आपको खुद ही समझ में आ रहा है, आपका मन है, सिचुएशन है, टाइम है, लेकिन आप थक गए। तो आपको अपनी थकान कम करने के लिए क्या करना है, अपना स्टेमिना बढ़ाना है। स्टेमिना किससे बढ़ेगा? पहला, अच्छा खाना, चाहो तो मल्टीविटामिन ले सकते हो अगर नहीं काम कर रहा कुछ भी। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज। खाना आप, मुझे भरोसा है आप खा रहे होंगे ऑलरेडी जो आपका मन करता है अच्छे से अच्छा, लेकिन जो नहीं करते ज़्यादातर लोग वो है एक्सरसाइज। ठीक, अभी मेरा वर्किंग शेड्यूल जो दिखता है आपको, इतना हेक्टिक होने के बावजूद भी कोई ये कह सकता है कि आप तो इतना काम करते हो, आप तो इतने पतले हो, तो आपको तो एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं अपने जी से बता सकती हूँ कि अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ सुबह की 15 मिनट की वो, तो मैं ये काम कर ही ना पाऊँ। ठीक है, तो एक होता है ना कि मशीन में तेल डाला और उसको चला दी, थोड़ी सी वो रवा सी हो जाती है, फिर वो बढ़िया चलती है। तो सेम चीज़ एक्सरसाइज आपके लिए करती है। अगर आप भी काम कर कर के फिर थक जाते हो और आपकी बॉडी किसी काम की नहीं रहती, डेली यही होता है। ठीक है, तो यानी कि आपको ज़रूरत है अपना स्टेमिना बढ़ाने की। स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप सर्च करना गूगल पे, हाउ टू इम्प्रूव आर स्टेमिना। यही 2-3 चीज़ें आपको निकल के आएंगी कि अगर कोई विटामिन की कमी है या कुछ है, एक हेल्थ चेकअप आप ले सकते हो। आयरन की कमी होती है जब भी थकावट ज़्यादा लगती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी बैंड बजती है, आपसे काम नहीं होने का। विटामिन B12, ये 3 चीज़ें होती हैं जो मेन, अगर ज़रा सी कम हुई आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, थकते हो बहुत जल्दी। ठीक, ये चेकअप करा लो अगर ये गड़बड़ नहीं है। सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करो, इजी एक्सरसाइज से शुरू करो।
15 मिनट भी नहीं हो रही, 5 मिनट करो। सुबह नहीं हो रही, नाश्ते के बाद 2 घंटे तक कुछ मत खाओ, तब करो। दोपहर में कर लो, बड़ी दोपहरी में एक्सरसाइज करो। लेकिन बस उसमें यही होना चाहिए कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे पहले कुछ ना खाया हो। ठीक, तो एक बार आपकी बॉडी जब रिदम में आ जाएगी ना, तब आप देखना काम कर भी लोगे, थकान भी नहीं होगी। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे हमेशा फील देती है चीज़ें, वही मैं आपके साथ बार बार शेयर करती हूँ। कभी भी अपनी नॉर्मल स्पीड को एक्सेलरेट करने की कोशिश मत करो। मुझे ये काम करना है, ये दिमाग में होना चाहिए, लेकिन मुझे ये काम जल्दी करना है। जब ये सोचोगे तो शरीर भी थकेगा, दिमाग भी थकेगा। काम तो हो जाएगा शायद वो जल्दी, लेकिन उसके बाद जो घंटे बचेंगे ना, वो आपके किसी काम के नहीं आएंगे। उसकी बजाय 3 घंटे बचाने के बजाय 2 घंटे बचाओ। 1 घंटा एक्स्ट्रा जा रहा है, जाने दो, लेकिन आपके शरीर में, आपके दिमाग में इतनी जान बच जाएगी कि 5 मिनट का स्विच और आप अगले 2 घंटे में 1 घंटा 55 मिनट आराम से काम कर लोगे, जो आप चाहो, चाहे शरीर का हो चाहे दिमाग का हो। ट्राई करके देखना। जो आप हमेशा मेरे से पूछते हो ना कि आप लगातार कैसे काम कर लेते हो, या ऑफिस से आके आप थकते नहीं हो, या कुछ है, यही एक रीज़न है कि मैं अपनी नॉर्मल स्पीड को एक्सेलरेट नहीं करती। टाइम कम पड़ रहा है, मैं 1-2 काम स्किप कर जाऊंगी, प्रायोरिटी के हिसाब से ज़रूरी है वो काम कर लूँगी। दूसरी चीज़, सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तीसरी चीज़, खाना वो खाओ जो आपके शरीर को सूट करे। देखा देखी मत खाओ कि इतनी थाली भर के लोग खा रहे हैं, मैं इतना क्यों खा रही हूँ, या इतना सा सब खा रहे हैं, मैं इतना क्यों खा रही हूँ। जो आपका शरीर सही से हजम कर जाए, जो आपके शरीर को सूट करे, जो खाने के बाद आपके शरीर में जोर न मारे कि भैया क्या खा लिया। ऐसा खाना खाओ, सब कुछ खाओ। ये नहीं है कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, थोड़ी 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 सारी चीज़ें खाते रहो। मौसमी फल सब्जियां खाओ, बहुत फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा ही खाना खाओ, इतना मत खाओ कि उसे हजम करने में ही सारी प्राण शक्ति आपकी खर्च हो जाए। नॉर्मल डाइट रखो और एक्सरसाइज ज़रूर करो। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, मेरी एक्सरसाइज की जो 1-2 वीडियो हैं वो देख सकते हो मॉर्निंग रूटीन वाली प्लेलिस्ट में, या फिर आप सर्च करके देखना, इंस्टाग्राम पे हज़ारों शॉर्ट मिल जाएंगे जो सिंपल सिंपल मूव रहते हैं और करने में आसान है। आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिला डुला लोगे, आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी। करो फिर मज़े से पूरा दिन काम और जियो अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से। तो ये था एपिसोड 27 के लगभग सारे सवालों के जवाब। घर के खर्चों से रिलेटेड जो आया था कि मैं आपको कई बार क्वेश्चन बोल चुकी हूँ, वो मैं इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि मेन जो बजटिंग है वो ऐसी हार्ड हमारे यहाँ अब होती ही नहीं, जब से हमारा लोन चुका है। तो अब हम कमा काई के ले रहे हैं, सिर्फ खाने पीने के लिए, जो खर्चा है वो करने के लिए। तो जो जब जितना चाहिए होता है आ जाता है, वेस्ट हम लोग करते नहीं, फालतू ज़रूरत से ज़्यादा हम मंगाते नहीं। तो हमें पता है कि हम कागज़ में लिख के करें या नहीं करें। हमारा एक लिमिटेड ये है कि हाँ भाई, इतने 1000 रुपये का हमारा रसोई का लगभग बैठ जाता है। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा, और उसमें भी मैं आपको कभी क्यों नहीं दे पाई कि वो मोटा सा जो अंदाज़ा है ना, वो भी मेरे हस्बैंड को है। सारी जो ग्रोसरी शॉपिंग और ये सब है ना, वो करते हैं। तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि कौन सी चीज़ का रेट कितना है, इसीलिए मैं बजट पे कभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करती घर वाले पे कि इतने में मतलब ये मेरी रसोई का खर्चा इतने 1000 रुपये महीना है या ये है। जो मुझे मोटा मोटा पता है, मेरे बच्चों की फ़ीस इतनी है, मेरा इंश्योरेंस इतना है, मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में इतने जाते हैं, मेरी SIP इतनी जाती है। मुझे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ये आइडिया है, और एक लमसम है कि हाँ इतने 1000 हमारा किचन का खर्चा होगा। ठीक, अब उसको खींचातानी कैसे करनी है वो मैं आपको इसीलिए नहीं बता पाती क्योंकि मैं खींचातानी वाले उसमें कहना चाहिए जाऊं कैसे। हम लोग ऑलरेडी इतना नपातुला सब कुछ करते हैं कि वो एक हैबिट में आ गया। तो आपको वेस्टेज रोकने की ज़रूरत है, जहाँ से जितने भी हो सकती है। और दूसरी चीज़, अगर आपको बजटिंग अपने निवेश को बढ़ाने के लिए करनी है, सेविंग को बढ़ाने के लिए करनी है, तो सिंपल है, आपके पास पता है 50-30-20 वाला रूल। 50% में आपका रसोई का खर्च, आपका जो बिल्स हैं, जो घर कहना चाहिए रोटी कपड़ा और मकान में से कपड़ा हटा दीजिए, रोटी और मकान, इनसे रिलेटेड जो खर्चे हैं जो ज़रूरी हैं वो हो जाएं। उसी हिसाब की चीज़ें चुनिए, उसी हिसाब का स्कूल चुनिए, उसी हिसाब का कन्वेंस चुनिए जाने के लिए, उसी हिसाब के फ़ोन चुनिए, उसी हिसाब की सुविधाएं चुनिए कि उस 50% में आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएं। सिंपल सा रूल ये होता है। ठीक,
तो मेरे घर की इनकम जो है मैं उस हिसाब से चल रही हूँ, आपके घर की जो इनकम है आप उस हिसाब से चलिए। कभी भी किसी की देखा देखी अपना बजट मत बनाइए। मेरी मोटी सी सलाह इस बात में यही है। तो ये एपिसोड 27 के सारे सवालों के जवाब हो गए। जल्दी ही मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 28 के सवालों के जवाब लेकर। और अगर आप जॉब और घर दोनों में तालमेल बैठाने में थोड़ी सी भी मोटिवेशन आपको चाहिए तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे आ जाइएगा, दैट इज़ लिव लाइफ ईजी। और अगर किफ़ायती और बढ़िया शॉपिंग के शौकीन हैं तो मेरे शॉपिंग चैनल पर आ जाइए, जैसे जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।